हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बहुत ही तड़कते भड़कते टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि भाई बी फार्मेसी का सिलेबस क्या आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है। कहाँ कहाँ डॉक्टर मोंटू पटेल, जो कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस देख रहे हैं कि हाँ भाई चेंजेस होने चाहिए। जो ये सिलेबस है बी फार्म का, इसमें चेंजेस होने चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने एग्जिट एग्जाम के बारे में क्या बोला कि क्या बी फार्मेसी में भी एग्जिट एग्जाम हो सकता है, कितनी सच्चाई है, उनका विजन क्या है और इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि हमेशा याद रखना, जब तक काम आओगे तभी तक पूछे जाओगे। और आप लोग जानते हो, जैसे ही चिराग जल जाते हैं तिल्लियां बुझा दी जाती है। क्या समझे आप इस बात से? अगर आप अपने अंदर वैल्यू ऐड करते हो तो सामने से बहुत सारे लोग आपसे रिश्ते बनाने आ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने अंदर वैल्यू ऐड नहीं करते हो, आपको ऐसे देखा जाता है कि ये बंदा निठल्ला है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, तो आप लोगों को साइड कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपको खुद के अंदर वैल्यू ऐड करनी जरूरी है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है जी, तो चलिए डॉक्टर मोंटू पटेल की बात सुन लेते हैं। और ये सबसे पहले तो ये देखो कि ये इंटरव्यू है कब का। 7 मई 2022 का इंटरव्यू है। लगभग आप लगा लो कि कितने महीने पुराना है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन फाइनली अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी, इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर मोंटू पटेल, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, एवरी फार्मा प्रोफेशनल शुड कम अंडर द फार्मासिस्ट बैनर। ठीक है जी, चलिए तो इन्होंने क्या बोला। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री फार्मेसी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, देखो आप फार्मा के स्टूडेंट हो, सिर्फ आपको सिलेबस के इर्द गिर्द नहीं घूमना है। हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है, पहले से ही बेकार है सिस्टम। कभी ना तो एजुकेशन सही रही है ना सिस्टम सही रहा है। अब आप एक बात देखो, हमें 12th में पढ़ाया जाता था, अगर हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा गामा तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, वो क्या बोलते हैं, वो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, है ना, ये सारी चीजें भाई उनका कभी यूज हुआ है? आप फार्मेसी में आ गए हो, अभी तक भी मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगभग होने वाला है, तो ये सोच के देखो भाई कि मतलब यार कहीं यूज ही नहीं हुआ उन सारी चीजों का, तो क्या मतलब था? और 12th अगर ना पढ़ते वो सारी चीजें तो पास नहीं कर पाते हम। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। इसीलिए सिलेबस के इर्द गिर्द ना घूम के दुनिया के बारे में सोचो। बाहर भी देखो कि हाँ, जिस काउंसिल के थ्रू या फिर जो अथॉरिटी हमें ये कोर्स करवाने की परमिशन दे रही है, उसके अंदर भी क्या चल रहा है, हर चीज की जानकारी होना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। मैं बहुत समर्थन करती हूँ जो ये प्रेसिडेंट है मोंटू पटेल पीसीआई के, इन्होंने काफी सारी चीजें अच्छी सोची हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए 15 लोग जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी भी सहमति जरूरी है, क्योंकि ये अकेला बंदा नहीं ले सकता सारे डिसीजंस। करने की कोशिश की, बदलाव भी करने की कोशिश की, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी एक नोटिस हमें देखने को मिला, लेकिन अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। रूल्स रेगुलेशन सबकी सहमति के साथ ही चला जाता है, तो वो चीज नहीं हो पा रही। अब इनके इंटरव्यू में आप लोग खुद देख लो। ठीक है, राइट नाउ देयर इज अ सिंगल सिलेबस फॉर बोथ। अभी इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी में, भाई जो काम इंडस्ट्री में होता है और जो काम हॉस्पिटल में होता है, आप लोग खुद देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है इनकी, कोई गलत नहीं है। भाई इंडस्ट्री का काम बिल्कुल अलग है, हॉस्पिटल का काम बिल्कुल अलग है। इनका कहने का मतलब है, एक बंदा जो फार्मासिस्ट बन के मेडिकल स्टोर पे बैठा है, उस बंदे का काम बिल्कुल अलग होगा। एक फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसका काम बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिलेबस दोनों के लिए एक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएट होना चाहिए। विजन सही है, लेकिन अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कब तक हो, ये नहीं पता। चलिए जी, बट नाउ वी आर प्लानिंग टू डिफरेंशिएट बोथ स्ट्रीम्स for community pharmacist and industrial pharmacist. Now many rules have come for medical devices also, but still it is not included in our syllabus, so we shall also include medical devices in the new syllabus of UG and PG. We shall also include genetic in the syllabus and फार्माकोवेजिलेंस। इन्होंने बोला फार्माकोवेजिलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पार्ट प्ले करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में।
राइट। लेकिन उसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, बच्चे जानते नहीं है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसा भी एक पोर्शन होता है फार्माकोविजिलेंस जैसा, है ना। इसके बारे में अगर टीचर्स ने या किसी ने बता दिया तो ठीक है, लेकिन जब सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है, एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। यू स्टार्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल, देन ज्वाइन द नेशनल काउंसिल एज ईसी मेंबर एंड नाउ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। व्हाट आर द डिफरेंस इन वर्किंग? देखिए, इनसे जो क्वेश्चन किया गया वो क्वेश्चन ये किया गया कि पहले आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में शामिल हुए, उसके बाद आपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया एज अ ईसी मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन के आपने ज्वाइन किया, उसके बाद जब आप प्रेसिडेंट बने तो तीनों में क्या डिफरेंस रहा? भाई तीनों जगह आपने काम करके देखा, क्या क्या डिफरेंसेस रहे? तो इनका कहना है व्हेन आई बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट काउंसिल, जब मैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट था तो वहां पे आई वॉज अ एमफार्म पास आउट स्टूडेंट, तब मैं एक एमफार्म पास आउट स्टूडेंट था। एंड इट वॉज अ लर्निंग फेज फॉर मी, वो मेरे लिए एक लर्निंग फेज था। एंड आई गेव माई फुल टाइम टू द स्टेट काउंसिल फॉर लर्निंग एंड डेवलपिंग, और मैं अपना पूरा टाइम देता था स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सीखने के लिए और डेवलपिंग के लिए, डेवलप होने के लिए। देखो क्या होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में तो बहुत सारे बंदे हैं, है ना, जहाँ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन क्या वो सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो वहीं तक जाके सीमित हो जाते हैं कि बस अब मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भाई मैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया, और क्या चाहिए? लेकिन जो इस इंसान कभी भी मेहनत करनी नहीं रोकता है तो वही आगे जाता है, और देखिए ये बने ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, चलिए। उसके बाद इन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता रहा और डेवलप करने की कोशिश करता रहा। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, I realized the difficulty level of registration and problems faced by me, so I decided to start his process online to save time and money for pharmacy student and professionals. Yes, इन्होंने कहा जब मैं खुद भी जब मैं रजिस्ट्रार बनाया, मैं खुद भी रजिस्ट्रेशन के लिए गया, तो भाई मैंने देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने कंप्लीट प्रोसीजर को ऑनलाइन कन्वर्ट करने की कोशिश की, और ऑनलाइन कन्वर्ट इसलिए भी किया जिससे कि स्टूडेंट का पैसा भी बच सके, टाइम भी बच सके। ठीक है, चलिए। देयर आर मेनी इश्यूज लाइक पीपल आर कमिंग टू रजिस्ट्रार टू register as pharmacist, but they are having non attending degrees or fake degrees or diploma. I realized that we and our parents did a lot to get pharmacy degrees, while many are getting degrees by power of money. Many of non attending diploma holders were coming from families of doctor and physicians, but blame goes to chemist associations. I opposed it and stopped all those applications and initiated action against such diploma colleges. Yes, और ये हुआ भी है 2023 में। तो आप लोगों ने देखा होगा 2022 का जो सेशन लेट हुआ है ना बेटा, वो इसी के कारण हुआ है। पीसीआई के ऊपर एक महाराष्ट्र के कॉलेज ने केस भी डाल दिया था, उसी के चक्कर में सेशन बहुत लेट हो गया। उनका कहना था कि हमारे पास सारी चीजें हैं, सब चीज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमारा अप्रूवल कैंसिल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं। 1000+ कॉलेजेस के अप्रूवल रद्द कर दिए गए हैं 2022 में, अभी 23 में भी उनके ऊपर केस चल रहा है। तो 1000 से ज्यादा कॉलेजेस, समझ रहे हो आप कितना बड़ा आंकड़ा बैठता है? बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये कि जो पैसे के दम पे डिप्लोमा और ये सारी चीजें ले रहे थे, मेनली ये हो रहा है किसमें? डिप्लोमा में, डी फार्मा में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, सच में हो रही है। पैसे के दम पे डिप्लोमा लिया जा रहा है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए भी इन्होंने सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करवा दिया। उसके बाद लेटर आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन द सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वेयर on the first day I took up all the agendas and fought an election for EC executive committee member, where all the council members supported me. Then as a EC member I took action under section 20 against all the colleges for which we were getting complaints for a long time, but no one was ready to take action against it.
and recommended PCI for surprise inspection of such institutes. Yes, सरप्राइज इंस्पेक्शन भी हुए हैं 2022 में। ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, ये चीजें एकदम नहीं होती हैं। डॉक्टर मोंटू पटेल जो हमें देखने को मिला कि इन्होंने जब से पीसीआई को ज्वाइन किया है, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हुए हैं जो कि फार्मेसी के फील्ड में पहले कभी हुए ही नहीं है। इस तरीके के एक्शंस अगर होते तो इन कॉलेजों में डर होता है ना, इनमें डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, खोल के बैठे हैं गली मोहल्लों में भी कॉलेज, ले जाओ डिप्लोमा ऐसे ही। After a few months, when our president, Sir Dr. B. Suresh, resigned from the post, many PCI members trusted me because a lot of revolution are required in the field of pharmacy in the country. There are many issues in online pharmacy, hospital pharmacy, industrial pharmacy, etc. There is a need for changes to fight these issues. Still, we were busy calibrating the 75-year-old act. No one was thinking about professional issues. I kept all these points in front of PCI members, on which they responded positively and gave me responsibility as president of Pharmacy Council of India. इन्होंने कहा जब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे पीसीआई के डॉक्टर बी सुरेश, उन्होंने रिजाइन किया तो इन्होंने कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर्स थे वो मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे, और जब से मैंने ज्वाइन किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को तो बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशंस हुए, बहुत सारी ऐसे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने रखी, और उन्होंने उसके ऊपर रेस्पॉन्स जो दिया वो भी पॉजिटिव दिया। और 75 साल पुराना जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो चीजें चलती हुई आ रही है, उनमें चेंजेस करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उन पे बातें करना बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने किया, स्टार्टिंग किया, शुरुआत करने की कोशिश की, और उसमें इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले, और सभी काउंसिल के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आपको जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका प्रेसिडेंट बना दिया जाए, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, राइट। एज यू हैव सीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल, देन ईसी मेंबर एंड नाउ प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, I always try to work and prove the trust of people have kept upon me. We shall work with all the stakeholders like Indian Drug Manufacturing Associations, All India Chemist and Druggist Associations, Government Pharmacist Association, etc. and try to solve their ground level difficulties. इन्होंने बोला कि मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि जितनी भी ग्राउंड लेवल डिफिकल्टीज है, पीपल से बात करना, जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब की ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करना, चीजें देखना और फिर उनकी डिफिकल्टीज को सॉल्व करना, यही मेरा मेन मोटिव रहता है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एग्जिट एग्जाम्स का बताया। एग्जिट एग्जाम भी इसीलिए आ रहा है कि डी फार्मा की जो डिग्री ये बांटी जा रही है, ये ऐसे सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, पैसे की दम पे ये सारी चीजें करवाई जा रही है। जब से ये चीजें ऑनलाइन हुई है और कंप्लीटली जब ये ऑनलाइन प्रोसीजर कन्वर्ट हो जाएगा, सब चीजें पेपर वर्क खत्म हो जाएगा, तो ये करप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद इन्होंने बोला डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एंड नाउ ऑल्सो वर्किंग ऑन द एज लिमिट ऑफ एडमिशन इन डिप्लोमा, हाउ विल इट इम्प्रूव द फार्मेसी प्रोफेशन। इन्होंने बोला कि एज लिमिट का भी आप सुन रहे थे कि एज लिमिट में क्या होगा कि अगर 12th आपने 5 साल का गैप है 12th के बाद, तभी आप डी फार्मेसी कर सकते हो। अगर 5 साल से ज्यादा का गैप है तो आप नहीं एडमिशन ले सकते। ठीक है, एज ग्रुप में मैटर करेगा। एग्जिट एग्जाम भी आ गया। ठीक है। When we talk about diploma in pharmacy, let me tell you that no part of developed world has a diploma in pharmacy, but our India is a country made of villages and many people cannot afford higher education. इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो यही डिसाइड किया जा रहा था कि इस डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी विलेजेस है, ऐसे 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 गांव देहात है जहाँ पे जो हायर एजुकेशन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 2 साल का फार्मेसी कोर्स करवा के बच्चा जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और उसके बाद कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स जो है उनका चालू हो जाए। बस यही कारण है कि ये कोर्स नहीं हटाया जा रहा है। ठीक है। पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर एजुकेशन फास्टर एंड गोट अ जॉब और प्रोफेशनल। ठीक है। वी ऑल्सो टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे क्लियरली मेंशन दैट वेयर एवर रूरल एरियाज आर देयर शुड बी अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट प्रेजेंट टू dispense the medicine and provide patient counseling in government facilities to or private clinic or hospital. Therefore, to increase the value of diploma in pharmacy education, the government provision an exit exam in it. तो गवर्नमेंट से इन्होंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि
एग्जिट एग्जाम इसमें लागू कर देते हैं। For this year, we shall start the exit exam depending on the National Board of Examination. ठीक है, which is also responsible for taking the NEET exam. We have already passed it in executive board meeting, and soon we shall give the proposal to NET board to take the exit exam. Within 3 months, we shall create a policy framework for an exit exam. Exit exam will surely increase professional values because it will stop illegal activities from non-attending candidate. It will also close businesses of illegal institute because it is a competitive exam, and after clearing it only candidate can register a pharmacist in any state of India. Right? I hope आपको समझ में आया होगा कि इनका मोटिव क्या है एग्जिट एग्जाम कराने का। बस यही कि वैल्यू बढ़े एक फार्मासिस्ट की। ठीक है, जब वैल्यू बढ़ेगी, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, तो जितने भी ये इलीगल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो डिग्री या डिप्लोमा बनवा रहे हैं इलीगल तरीके से, उन सबका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है जी। When we talk about such exit exam, there are many developed countries are qualifying exit exam are required after degree courses. In future we may being exit exam for graduate also. इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में ग्रेजुएट्स के लिए, मतलब बी फार्मेसी के लिए भी हम एग्जिट एग्जाम जरूर कंडक्ट करवाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई इन्होंने अपने इंटरव्यू में किन किन चीजों के ऊपर बात की है। इन्होंने यहाँ पे फार्म डी के बारे में भी बात की है, तो इसके बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है और मुझे अच्छा भी लगता है विजन इनका। अभी आप देख रहे हो बिहार फार्मेसी काउंसिल के जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज हुए, उन्होंने बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया। भाई वहां पे जो आपका फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 एक्ट है, उसे वहां पे लागू कर दिया गया है। 3 स्टेट के बाद टोटल हमारे देश में 3 ऐसे स्टेट थे, कौन कौन से? दिल्ली, कर्नाटका, केरला। इन 3 स्टेट में ये एक्ट जो है वो कंप्लीटली वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लागू कर चुकी है। वहां पे फार्मासिस्ट जो है वो किसी को भी सलाह देने के या फिर मेडिकेशन, मतलब अगर कोई बंदा सलाह ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है नॉर्मल, तो उसे लेने के और उसे सही सलाह देने के चार्ज पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एक फार्मासिस्ट। लेकिन ये अधिकार बाकी स्टेट्स में किसी भी स्टेट में नहीं है। चौथा जो बना है स्टेट, वो बिहार बना है। तो एक बंदा अगर अच्छा आ जाए, एक बंदा अगर एक्शन लेने वाला आ जाए, तो जरूर इम्प्लीमेंटेशन होता है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेसिडेंट से, श्री मोंटू पटेल जी से, कि आप जल्दी से जल्दी एग्जिट एग्जाम को इम्प्लीमेंट करवाइए, बहुत जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि हर एक फार्मासिस्ट बेस्ट हो। जो भी फार्मा का स्टूडेंट, देखिए फार्मेसी कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे लोग, ऐसे डिग्री धारक आएंगे, इलीगल तरीके से ये कोर्स करने वाले आएंगे, नॉन अटेंडिंग वाले आएंगे, तो फिर कभी भी वैल्यू एड नहीं होगी एक फार्मासिस्ट के अंदर। जितना जल्दी हो सके एग्जिट एग्जाम पे काम किया जाए, इस प्रोफेशन को स्ट्रिक्ट किया जाए, बहुत जरूरी है। फिर पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज सारे फार्मेसी के ग्रुप में मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, बहुत जरूरी है हर फार्मा के कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंचना, जो सच में कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ अच्छा हासिल करना चाहता है, वो जरूर इस वीडियो को शेयर करेगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। अपने फ्यूचर को लेके आपने बहुत सारी चीजें सोच के रखी होंगी, और मैं ईश्वर से यही प्रे करूंगी कि आप लोगों को वो जरूर मिले भी। अगर आपने सोचा है कि मैं डीआई बनूंगा फ्यूचर में, आप जरूर बने, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बने। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस जरूरी है अवेयर होने का, जरूरी है बेसिक्स क्लियर करने का। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।